Hello dear students, today I'm going to continue part 2, chapter 9 of Elements of Accountancy, Standard 11, Commerce, session number 5 of Accounts of Non-Trading Concerns. In last 4 different sessions, I completed the different type of the theory portion of the non-trading concerns with the help of the 4 different type of the information, that is revenue income, capital income, revenue expense and capital expense. Also the difference between all these 4, that is 2 plus 2, it was there. Today let's move to the other point that is related to the our illustration number 1, and we can say the classification of income and expenditure on the basis of revenue and capital. As per the concept, as per the illustration 1, we have to just classify this total 34 accounts. आपको यही करना है, हेडिंग लिखना है इलस्ट्रेशन 1 की तरह. पहले लिखना है रेवेन्यू इनकम, उसके बाद कैपिटल इनकम, उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंस एंड लास्टली कैपिटल एक्सपेंस. एंड जस्ट फ्रॉम दिस 34 डिफरेंट टाइप ऑफ द एक्सपेंस इनकम you have to put in that particular column. So here it is the example number 8, do as directed. उसमें अलग अलग 6 या 7 पॉइंट है, उसको हम बारी बारी सॉल्व करेंगे एज पर द थियरी. पहले आएगा क्लासीफाई द फॉलोइंग डिटेल्स इनटू रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंस एंड देन आफ्टर लास्टली कैपिटल एक्सपेंस. तो पहला ये कॉलम, दूसरा ये कॉलम, तीसरा और चौथा, 4 कॉलम में आपको लिखना है. मैं जैसे बोलूँ वैसे वैसे आपको लिखने रहना है. द फर्स्ट वन दैट इज मेंबरशिप फी. right, see the membership fee that is mostly considered under the revenue income because every year right member fee देगा तो वो इनकम है. अब आपको पहले तो ये समझना है कि इनकम और एक्सपेंस कौन सी है, जो एजुकेशन 1 में हमने डिस्कस किया एज वेल एज इन द थियरी पोर्शन. तो फ़ी जो मिलती है, कोई भी क्लब है, कोई भी चीज़ है, तो फ़ी जो मिलती है वो आपके लिए इनकम होती है. तो अब वो हर साल की होती है, लाइफ टाइम होती है. अगर हर साल की है तो रेवेन्यू, लाइफ टाइम हो तो कैपिटल. सो मेंबरशिप फ़ी है दैट इज़ रेवेन्यू इनकम. उसके बाद है यहाँ पर प्राइस फंड. जो प्राइस फंड है राइट, वो एक निश्चित प्राइस के लिए होता है. सो वो हर साल नहीं मिलता है, सो उसको हम डालेंगे कैपिटल इनकम में. उसके बाद है थर्ड वन लाइफ मेंबरशिप फ़ी. राइट आ गया, देखो मेंबरशिप फ़ी, रेवेन्यू इनकम, लाइफ मेंबरशिप फ़ी दैट इज़ कैपिटल इनकम, क्योंकि वो लंबे समय के लिए चलेगा. इनकम है लेकिन लंबे समय तक चलेगा. फोर्थ वन लीगेसी वारसो. ये जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है राइट, वो आपकी कंपनी या आपका जो भी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है उसकी पर्टिकुलर लीगेसी के ऊपर चलता है. ये भी लाइफ टाइम हो सकता है, तो इसलिए वो कैपिटल इनकम है, याद रखना. फिफ्थ वन डोनेशन. राइट, व्हेनेवर द डोनेशन इज देयर, it is for a specific reason or it is for the some work, whatever, right, it is not for a short term, it is income coming under capital income. Sixth one x-ray machine. See this type of the x-ray machine that is for the your hospital, मे बी शायद आपका जो यूनिट है वो गवर्नमेंट एड से चलता हो, तो उसके लिए आपको ये खर्च करना पड़ेगा, लेकिन ये लंबे समय तक के लिए, तो ये एक्सपेंस में जाएगा, लेकिन एक्सपेंस है हमारा कैपिटल एक्सपेंस लंबे समय तक के लिए. देन आफ्टर इन्वेस्टमेंट ऑफ प्राइस फंड. जो भी आपने प्राइस फंड कलेक्ट किया है, आपको मिला है, उसका हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी जगह पर. राइट, तो जब वो इन्वेस्टमेंट होता है राइट, तो वो हमारे लिए किसी न किसी जगह, एक जगह पर से हम कुछ कलेक्ट करेंगे इन फ्यूचर. तो अभी के लिए तो हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे आएगा कैपिटल एक्सपेंस. लंबे समय के बाद उसका रिटर्न हमें मिलेगा, तो अभी लंबे समय के लिए कैपिटल एक्सपेंस. उसके बाद है 8 सब्सक्रिप्शन ऑफ पीरियोडिकल्स. जो पीरियोडिकल्स आते हैं, मैगजीन्स या पीरियोडिकल्स जो भी आते हैं, उसके लिए हम सब्सक्रिप्शन करते हैं. राइट, ये 1 वीक, 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 3 महीना, यानी विदिन 1 ईयर होता है. ये एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस. ये 1 साल से कम है. 9th वन है एनुअल डे एक्सपेंस. ये भी हर साल होता है, तो एक्सपेंस है, वंस अगेन रेवेन्यू एक्सपेंस. 10th वन परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स लाइक एक्सरे मशीन. हम इसको परचेज करेंगे राइट, और इसको हम रेंट पर लगवाएंगे या वॉट एवर राइट, लेकिन खर्च करेंगे उसके बाद जो उसका परचेज करके उसका यूज़ करेंगे राइट, वो जो इनकम जनरेट होगी बाद में इनकम मिलेंगे. अभी के लिए हमारे लिए वो खर्च है, तो जाएगा वो पर्टिकुलर लास्ट में कैपिटल एक्सपेंस में. 11th वन ग्राउंड मेंटेनेंस एक्सपेंस. ये हर साल होता है राइट, विद इन द 3 months, 5 months, 6 months, वॉट एवर, रेवेन्यू एक्सपेंस.
12th वन सेल ऑफ टिकट्स ऑफ ड्रामा में भी ऑडिटोरियम इज देयर, हॉल इज देयर, उसके टिकट आप जो बेचते हैं राइट, उसका जो आपको इनकम होगा ये इनकम आएगा राइट। तो ये शॉर्ट टर्म है विद इन 1 ईयर, तो रेवेन्यू इनकम। 13 एक्सपेंस ऑफ ड्रामा, ड्रामा के पीछे आप एक्सपेंस करते हो राइट, ये जो ड्रामा रखा है उसके पीछे एक्सपेंस होता है, तो वो एक्सपेंस इनकम जनरेट हो गया, अभी एक्सपेंस है तो ये भी शॉर्ट टर्म होगा, सिंपल, तो रेवेन्यू एक्सपेंस। 14 गवर्नमेंट एड सब्सिडी, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है फॉर डिफरेंट रीजंस राइट, तो वो आपके लिए इनकम है, लेकिन ये हर साल नहीं मिलती है, कभी कभी मिलती है, लेकिन जब मिलती है राइट तो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती है, याद रखना। ऐसा नहीं है कि उसको 1 साल के बाद यूज़ करो, उसको रख नहीं सकते, उसको खर्च करना पड़ता है, दैट्स व्हाट इज़ रेवेन्यू इनकम। 15th रेंट ऑफ लॉकर, ऑब्वियसली इट्स अ इनकम राइट, जो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हमने परचेस किए उसको यूज़ करने के लिए जो भी आएंगे, यानी वन टाइप ऑफ द पर्टिकुलर जो भी आपका क्लब है उसमें लॉकर रखा जाएगा, उसका जो रेंट आपको मिलेगा दैट इज़ इनकम फॉर यू राइट, वो रेवेन्यू इनकम होगी। परचेज ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स राइट, ये एक प्रकार का एक्सपेंस है हमारे लिए अभी राइट, ये एक सेविंग है, यू विल गेट द इनकम आफ्टरवर्ड्स, बट अभी के लिए हम एक्सपेंस करते हैं 16, तो ये लंबे समय तक के लिए, तो इसको डालेंगे हम कैपिटल एक्सपेंस में। 17 मशीन इंस्टॉलेशन वेजेस एंड एक्सपेंस, नाम से ही मालूम पड़ता है ये एक्सपेंसेस है ओके, लेकिन याद रखना ये जो एक्सपेंसेस है हम डबल एंट्री सिस्टम में भी सीख गए, वॉट एवर द एक्सपेंसेस आर देयर रिलेटेड टू द इंस्टॉलेशन ट्रांसपोर्टेशन दैट इज़ रिलेटेड टू मशीन, इट इज़ इंक्लूडेड इन द मशीनरी, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, तो वो भी उसके पीछे एक्सपेंस होते हैं, वो लंबे समय तक के लिए कैपिटल एक्सपेंस है, उसको मशीन में हम ऐड कर देते हैं, सिंपल। 18 एनुअल मील एक्सपेंस, खाने का पूरे साल का खर्चा राइट, तो ये जो हर साल होगा तो ये आएगा रेवेन्यू एक्सपेंस में। उसके बाद कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल मील, ये जो एनुअल खर्चा है वो हमने डाला राइट हमारे रेवेन्यू एक्सपेंस में, लेकिन उसके पीछे जो भी हमने कंट्रीब्यूशन किया राइट, वो जो कंट्रीब्यूशन है राइट वो हमारे लिए इनकम है, कहीं से तो मिला होगा ना, ऐसा नहीं बोला है हमने किया, कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल मील वो हमने रिसीव किया है, वो रेवेन्यू इनकम, ये खर्चा है पर्टिकुलर 1 साल के लिए, कंट्रीब्यूशन भी 1 साल के लिए हम उसको यूज़ कर देंगे। उसके बाद है 20 एंटरटेनमेंट प्रोग्राम इनकम राइट, जो भी एंटरटेनमेंट आप करवाते हो उसके लिए जो भी प्रोग्राम है उसकी इनकम है राइट, ये रेवेन्यू इनकम है राइट, ये 1 साल में यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट वन 21 दैट इज़ एनुअल फंक्शन एक्सपेंस, शायद कोई इंस्टीट्यूशन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी वहाँ पर फंक्शन के लिए एक्सपेंस होते हैं, ये तो मालूम पड़ गया एक्सपेंस है, तो सिंपल है, साल में 1 बार होता है, उसके बाद उसका एक्सपेंस कोई भी नहीं है राइट, उसके बाद लंबे समय तक उसको चलाते नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंस राइट। उसके बाद है 22 सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इसको हम बेचते हैं राइट, जो भी हमारे इक्विपमेंट से सेल के उसको हम बेचते हैं, तो इनकम तो जनरेट होगा ही है, लेकिन ये इनकम जो है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए नहीं है, 1 साल में हम उसको खर्च कर देंगे है, तो दैट इज़ रेवेन्यू इनकम, दैट इज़ पर्टिकुलर थिंग। 23 परचेज ऑफ बिलियर्ड टेबल, यू नो दैट बिलियर्ड टेबल है, पर्टिकुलर स्नूकर बिलियर्ड उसके लिए चलता है, सो ये जो उसको परचेज़ किया तो अभी के लिए हमारे लिए खर्च है, क्योंकि हम क्लब चलाते हैं उसके लिए, सो ये आएगा हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंस, अब है नहीं ऊपर दिखेगा नहीं, तो कैपिटल एक्सपेंस। उसके बाद 24 रिपेयरिंग एक्सपेंस, ऑब्वियसली एक्सपेंसेस है राइट, विद इन 1 ईयर, तो रेवेन्यू एक्सपेंस 1 साल से कम के लिए। आगे 25 एंट्रेंस फीस, ये जो एंट्रेंस फ़ी है कोई प्रोग्राम है उसके लिए आप रखते हो, जैसे कि एनुअल डे है या फिर कोई एक आपका परफॉर्मेंस से एनुअल एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रखा गया है, कोई सेमिनार रखा गया है, उसके लिए एंट्रेंस फी इन शॉर्ट, तो आपके लिए इनकम है, रेवेन्यू इनकम राइट। उसके बाद 26 एक्सपेंस टू ब्रिंग एन ओल्ड एसेट इन ऑपरेशन, आपकी कोई एक पर्टिकुलर एसेट है जो वर्किंग में नहीं है, ऑपरेटिंग में नहीं है, उसको हम चालू करवाते हैं, तो उसके पीछे जो भी खर्च होता है राइट वो लंबे समय तक के चलेगा, तो उसे हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंस, ये आएगा कैपिटल एक्सपेंस। 27 लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, दैट इज एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस ऑब्वियसली। 28 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज द इनकम फॉर यू राइट, ये जो इनकम आपको मिलती है राइट, ये इनकम 1 साल की है, उसके बाद नए साल में नहीं मिलेगी, तो रेवेन्यू इनकम।
29 कैंटीन इनकम, जो है हर रोज़ की कैंटीन की तो इनकम होती है, राइट, महीने के बाद 1 साल के अंदर सब कुछ हो जाएगा, रेवेन्यू इनकम। 30 डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट, वो तो आपको मालूम है एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस कैसा है, रेवेन्यू एक्सपेंस। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सब कुछ आपको इजीली मालूम हो जाएगा। चैरिटी लाइक डोनेशन, ये हमें कोई ना कोई तरीके से बेनिफिट होता है, तो दैट इज़ फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, इट इज़ कंसिडर्ड एज कैपिटल इनकम। 32 परचेज ऑफ HDFC बॉन्ड, राइट, ये भी 3 साल से ज़्यादा के लिए होते हैं, 5 साल 2 साल वॉट एवर, लंबे समय के लिए है, राइट, तो इसको हम डालेंगे कैपिटल इनकम में। 33 एक्चुअली यस सॉरी, ये परचेज किया है ना हमने, तो इट विल बी देयर इन द कैपिटल एक्सपेंस, क्योंकि बेनिफिट विल बी देयर इन द लॉन्ग टर्म, 2 या 3 साल के लिए, तो ये आएगा 32 नंबर। वंस अगेन परचेज ऑफ HDFC बॉन्ड, दैट इज़ नॉट कैपिटल इनकम, दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंस, राइट, अभी के लिए आप खर्च कर रहे हो, उसके बाद उसकी इनकम जनरेट होगी। 33 प्रेसिडेंट फेलिसाइटेशन फंड, जिसे हम सम्मान बोलते हैं, राइट, जो जनरली छोटे बहुत प्रोग्राम होते हैं, राइट, उसके लिए जो भी उनका सम्मान करने के, तो ये जो है हमारे लिए 1 साल का खर्च है, तो खर्च में जाएगा। हाँ, ये फंड है, फंड समझकर इसको इनकम जनरेट मत कर रहा है, राइट, ये हमने देखा था। और उसके पीछे अब एक्सपेंस हो रहा है, देखो 34 में प्रेसिडेंट फेलिसाइटेशन एक्सपेंस, राइट, तो ये एक्सपेंस है, राइट, ये हाँ ये एक्सपेंस आपके लिए जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंस है, और जो फंड है, राइट, वो लंबे समय तक के लिए चलेगा, तो कैपिटल इनकम है, तो ये आएगा कैपिटल इनकम में, याद रखना, और ये जाएगा पर्टिकुलर रेवेन्यू एक्सपेंस में। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड ऑफ द आवर एग्जाम्पल नंबर 8, उसका पहला पोर्शन हम ये ख़त्म करते, और अब जाएंगे फिर से वापस थियरी पोर्शन में। नाउ लेट्स मूव to the other point. We already completed the example number 8 by 1, and then after now let's move to the receipt payment account. अब यहाँ पर थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन सेम लगेगा इन द सेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आवर डिफरेंट डबल एंट्री सिस्टम. नाउ लेट्स मूव टू द रिसीट पेमेंट अकाउंट. जनरली नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स मोस्टली अंडरटेक द ट्रांजेक्शन इन कैश. याद रखो, वॉट एवर समरी इज प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न for their cash income and cash expense done during the year is known as receipt payment account. So first of all, what is receipt payment account? So whatever the non-trading concerns earning, that is they are particularly making the cash income, and then after expenses are done. So trading concern के जो भी cash income और cash expense है during the year, whatever the particular time period, that is 1 year, right? उस समय में उनके जो भी कैश इनकम है और कैश एक्सपेंस है, उसके लिए जो हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, समरी जो प्रिपेयर करते हैं, उसे बोलते हैं रिसीट पेमेंट अकाउंट. फिर से एक बार, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स के पूरे साल की कैश इनकम और कैश एक्सपेंस की जो भी समरी तैयार होती है, जो अकाउंट में लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड रिसीट पेमेंट अकाउंट. दिस अकाउंट इज एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस डन ड्यूरिंग द ईयर. पूरे साल का जो भी एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं उसको, राइट, जो उसको एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ डाला जाता है, राइट. तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट करके डाला गया है, राइट, कैश ट्रांजेक्शन, ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डालना है. ऑन इट्स लेफ्ट साइड जो भी हम बोलते हैं डेबिट साइड, कैश इनकम्स, एंड ऑन इट्स राइट साइड दैट इज क्रेडिट साइड, कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड. सो लेफ्ट साइड पर कैश इनकम, राइट साइड पर जनरली पेमेंट. तो आपको कैश बुक याद आया होगा, राइट. तो यहाँ कैश बुक भी हमने देखा है, लेफ्ट साइड ऊपर रिसिप्ट्स, राइट साइड पर पेमेंट, सेम यहाँ पर है. तो ये आपके लिए नया तो है नहीं अब. सो कीप इन माइंड, डेबिट साइड दैट इज कैश इनकम्स, क्रेडिट साइड दैट इज कैश पेमेंट्स, इट इज रिकॉर्डेड. So in this account, besides this cash transaction which bank are also recorded, same जो हम कैश बुक करते थे वही. तो इट्स फॉर्म इज सिमिलर टू द कैश अकाउंट और कैश बुक. तो इसका कोई भी कुछ नया नहीं है, सेम टू सेम ये जाता है हमारे कैश बुक की तरह. नाउ पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ रिसीट पेमेंट अकाउंट. जब आप बनाओ तो ये ध्यान रखो. पहला, ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस इज डिस्क्लोज ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रिसीट पेमेंट अकाउंट, एंड इफ देयर इज ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, it is disclosed on the credit side, which is recorded as balance brought down, same as our cash book, कुछ change नहीं है. Second one, in this account on the debit side all the incomes received during the year in cash or by check are recorded. तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि हमें कॉलम एक ही बनाना है कैश का, राइट. वो चाहे कैश से आए हो या वो चाहे चेक से आए, कोई भी हो,
कॉलम एक ही बनेगा, हमारा 2 कॉलम 3 कॉलम ऐसा कुछ आएगा नहीं। कीप इन माइंड ओनली डेबिट एंड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड फॉर द इनकम, क्रेडिट साइड फॉर द पेमेंट, डेबिट साइड दैट इज ओनली फॉर द रिसिप्ट्स, क्रेडिट साइड इज ओनली पेमेंट। तो राइट एंड लेफ्ट साइड याद रखो। सब कुछ यहाँ डेबिट साइड लिखा जाएगा और क्रेडिट साइड पे आएगा पेमेंट्स विच इज मेड ड्यूरिंग द ईयर इन कैश और बाय चेक विच इज रिकॉर्डेड। थर्ड वन, इन दिस अकाउंट इनकम रिसीव्ड एंड अमाउंट पेड ऑफ एनी ईयर आर रिकॉर्डेड। यहाँ ये चीज़ थोड़ी आपको ध्यान रखनी है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में, जो इनकम आप रिसीव करते हो एंड अमाउंट जो भी पेड करते हो एनी ईयर, कोई भी साल का हो, राइट, वो यहाँ आपको रिकॉर्ड करना है। ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में बहुत ही ज़रूरी है, वो इन्फॉर्मेशन आपको पहले देखनी पड़ेगी। याद रखना, कोई एनी लिखा हुआ है, एनी ईयर, वो रिकॉर्ड किया जाएगा। कैसे रिकॉर्ड करना है वो हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको बताऊँगा। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, इन दिस अकाउंट कैपिटल इनकम एंड रेवेन्यू इनकम, कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड। चारों के चारों अभी हमने जो एग्जांपल देखा, राइट, एग्जांपल नंबर 8 इलस्ट्रेशन 1 भी देखा था। तो यहाँ चारों के चारों को हम लेते हैं, कैपिटल इनकम, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस। तो सब कुछ यहाँ आएगा, कोई भी चीज़ जो भी कैश से है, जो भी बैंक से है, वो सब कुछ यहाँ लिखना जरूरी है। फिफ्थ वन, इन दिस अकाउंट non-cash transactions like depreciation, bad debts, unpaid expenses, outstanding incomes, credit transaction are not recorded. Whatever the particular unpaid, whatever the particular outstanding, whatever different of the credit transactions or non-cash transactions, it is not recorded. वो सब कुछ डबल एंट्री में होता है, here it is not recorded. Simple. Sixth and last one, at the end of year closing balance is ascertained. कैसे? फर्स्ट वन, इफ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज इन एक्सेस। अब क्रेडिट साइड पर क्या है, मैंने बोल दिया पेमेंट है, वो ज़्यादा हो रहा है, सो द अमाउंट ऑफ डिफरेंस वुड अपीयर ऑन द डेबिट साइड सेम एज आवर कैश बुक एंड इट इज़ नोन एज क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट। अब पेमेंट ज़्यादा है रिसिप्ट से तो वो तो ओवरड्राफ्ट ही होगा। और अगर दूसरा, इफ द टोटल ऑफ द डेबिट साइड, ये वाला डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इट इज़ इन एक्सेस, द अमाउंट ऑफ डिफरेंस वुड अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड एंड इट इज़ नोन एज क्लोजिंग कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, राइट। वो अगर दोनों का हमें ओपनिंग बैलेंस अलग अलग दिया है तो ही हम उसको अलग अलग लिख सकेंगे, एंड मिला के तो साथ में ही लिखना है दोनों को, याद रखना। एंड ऑल्सो इट इज़ डिस्क्लोज एज बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो सब कुछ कैश बुक की तरह जाता है, नया कुछ नहीं है। लेट्स मूव टू द स्पेसिमेन ऑफ दिस रिसिप्ट पेमेंट। तो स्पेसिमेन ऑफ रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, हियर इट इज, you have to write down heading first of all, receipt payment account for the year ending so and so. See the debit side, credit side same, receipt payment amount same हमारा कैश बुक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, कोई नया नहीं है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि वहाँ पर हम कैश और बैंक का कॉलम अलग बनाते थे, यहाँ पर ऐसा नहीं है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सी कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डायरेक्ट आउटसाइड। टू रेवेन्यू एंड कैपिटल इनकम्स, तो दोनों इनकम ऑफ द करंट ईयर, यहाँ यही याद रखना है, रेवेन्यू एंड कैपिटल इनकम दोनों इनकम लेना है, जो भी आपको नाम दिया है सब कुछ करंट ईयर का लेना है, प्रीवियस ईयर का लेना है एंड नेक्स्ट ईयर का, जो भी आपने कैश में रिसीव किया है सब कुछ। तो हमारे पर्टिकुलर अकाउंटिंग कैश बुक में, डबल एंट्री बुक में तो हम सिर्फ वही साल का लेते थे, लेकिन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में जो भी आपको दिया है, इस साल का, पिछले साल का और नेक्स्ट ईयर का भी एडवांस में दिया हो, सब कुछ लिखना है, याद रखना। हाँ, ये सब रेवेन्यू इनकम है, याद रखना, आउटस्टैंडिंग इनकम नहीं है, आउटस्टैंडिंग इनकम इज़ नॉट रिकॉर्डेड। उसके बाद आपने जो भी अमाउंट विड्रॉन किया बैंक से तो वो भी आपके लिए रिसिप्ट है, वो भी लिखो, ये लास्ट में देखेंगे। उसके बाद अगर ओवरड्राफ्ट है, अगर ये बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं है तो बैंक बैलेंस, यानी अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो यहाँ लिखेंगे, इस दोनों में से कोई भी एक ही होगा। उसके बाद बाय रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, जो भी हमारे रेवेन्यू, कैपिटल एंड इनकम और रेवेन्यू कैपिटल एंड एक्सपेंस दोनों साइड पर लिखे हुए, वो सब हर करंट ईयर के, प्रीवियस ईयर के और नेक्स्ट ईयर के हर कोई लिखने हैं। जो कैश में है, सिर्फ कैश में है वही, दोनों साइड याद रखो। और लास्टली बाय अमाउंट डिपोजिटेड विथ बैंक, पैसे गए हैं, पेमेंट हो रहा है, तो ये दोनों आ सकता है, राइट, विड्रॉन भी आ सकता है, पेमेंट। अब ये दोनों में से कोई भी एक आएगा। अगर ये ज़्यादा है, यानी क्रेडिट साइड इज़ मोर देन द डेबिट साइड, देन द बैलेंस इज हियर, एंड इफ द डेबिट साइड इज़ मोर देन द क्रेडिट साइड, देन द बैलेंस इज हियर। ओके, सो यहाँ पर होगा तो यहाँ तो सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, लेकिन यहाँ पर होगा अगर डेबिट साइड यानी रिसिप्ट इज मोर देन पेमेंट, तो पेमेंट साइड दो चीज़ आएगी, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, इफ इट इज़ देयर।
ओके, सो याद रखो यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, देयर कैन बी आइदर बैंक बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट। वो डिपेंड करता है कंपनी सॉरी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कैसे अपना ये कंसर्न्स चलाता है उसके ऊपर। हियर इलस्ट्रेशन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस ऑफ श्रेय क्लब प्रिपेयर रिसीव पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। तो हियर यू हैव टू प्रिपेयर द रिसीव पेमेंट अकाउंट। सिंपली हमने अभी उसका जो पर्टिकुलर स्पेसिमेन देखा उसके हिसाब से आपको ये सब इन्फॉर्मेशन जो दी है उसको रिसीव पेमेंट अकाउंट में लिखना है। अब यहाँ पर पर्टिकुलर्स दिया है, अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, यानी ये सब ऑड इवन है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दिया सब डेबिट साइड का है, यहाँ पर दिया सब क्रेडिट साइड का है। नो, यू हैव टू फाइंड आउट दैट विच इनकम एंड विच एक्सपेंसेस आर देयर। दैट मीन्स हियर वॉट एवर द रिसिप्ट्स आर देयर एंड वॉट एवर द पेमेंट्स आर देयर। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ ऑल दैट रिसीव पेमेंट अकाउंट। हम लिखेंगे पहले तो रिसीव पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। हियर इट इज़ द रिसीव पेमेंट अकाउंट ऑफ श्रेय क्लब for the year ending 31st March 2014, debit and credit. Now let's move. So first of all पहले देखते हैं कैश बैलेंस, दैट इज़ हमारा 31 मार्च 2014 का है, तो ये दोनों ओपनिंग हुआ। तो कैश बैलेंस है 30,000, बैंक बैलेंस है सेम 1 अप्रैल 2013 का 40,000। तो दैट इज़ रिसिप्ट। तो पहले हम उसको लिखेंगे यहाँ रिसिप्ट साइड पर। देखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2013 का, कैश का 30, बैंक का 40,000। नेक्स्ट वन, उसके बाद वन बाय वन सीक्वेंस में हम जाते हैं। एंट्रेंस फी दैट इज़ इनकम फॉर अस 15,000, तो इट इज़ रिसिप्ट, तो लिख दिया उसको यहाँ पर टू एंट्रेंस फी 15,000, इट्स अ रिसिप्ट, राइट। उसके बाद है मेंबर फी, राइट, दैट इज़ फॉर समटाइम्स इट इज़ मे बी गिवन फॉर 1 ईयर 2 ईयर, हमें यहाँ 2 साल की दी है। तो 13-14 में यानी इस साल की कितनी थी 35,000 और नेक्स्ट ईयर की भी दी है हमें 4,000, तो दोनों मिला के यहाँ लिखेंगे सी टू मेंबरशिप फी, राइट, यहाँ पर that is 2013 14 35 14 15 4,000, whatever you will receive in cash you have to write down here, you have to give the entry for that one. उसके बाद है यहाँ पर फर्नीचर परचेज that is 9,000, see we purchase the furniture, that is payment, so it will there on the credit side, देख लो by furniture account 9,000. उसके बाद we purchase the book, see the book purchase 8,000, that is also payment is done from the business, तो डायरेक्टली इट इज़ हियर बाय बुक परचेज 8,000। आपको सिर्फ याद रखना है, आपको सिर्फ समझ में लेना है कि कौन कौन सी इनकम है, कौन कौन से एक्सपेंसेस, दैट मीन्स वॉट एवर यू रिसीव, वॉट एवर द पर्टिकुलर रिसिट्स इज देयर थ्रू आउट द ईयर और फॉर लास्ट ईयर और फॉर नेक्स्ट ईयर और वॉट एवर द पेमेंट इज देयर। उसके बाद है इक्विपमेंट परचेस, सी हियर, राइट, 55,000, तो वो भी सेम पेमेंट साइड आएगा, देख लो इक्विपमेंट परचेस 55,000। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर 2500, दैट इज़ ऑल्सो एक्सपेंस, इसको हम एक्सपेंस बोल सकते हैं। सब हम न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन करवाया है, राइट, तो वो भी हमारे लिए एक्सपेंस है, देख लो 2500। नेक्स्ट वन, उसके बाद सब्सक्रिप्शन के बाद है लेक्चर्स इनकम, दैट इज़ 1800, ये इनकम दिखता ही है, तो रिसिप्ट साइड पर हम लिखेंगे लेक्चर इनकम, दैट इज़ 1800, सी हियर आफ्टर द पर्टिकुलर मेंबरशिप, उसके बाद पहला इनकम आया। नेक्स्ट ईयर लास्ट ऑन द लेफ्ट साइड हियर, दैट इज़ लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ी, इनकम है 11,000 की, तो रिसिप्ट साइड वी रिसीव्ड बाय कैश, ये सब कैश में रिसीव किया है, देख लो। तो लास्ट में लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ी आपको दिख रही 11,000, तो वन साइड कंप्लीटेड। नेक्स्ट साइड राइट हैंड साइड पर हॉल रेंट पेड एक्सपेंस है 6,000 का, तो वो आएगा, देख लो हमारे लिए पेमेंट है हॉल रेंट पेड का। देन आफ्टर कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम 16,700, इसमें कंफ्यूज मत होना, कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ये हमको पैसा मिल रहा है, फाड़ो जने का है, वी रिसीव दैट वन, दैट इज़ फॉर आवर इनकम, दैट इज़ मीन आवर रिसिट है, तो रिसिट पर लिखेंगे हम टू कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, फाड़ो आपने मारियो इन शॉर्ट। डोनेशन दैट इज़ 21,000, दैट इज़ फॉर us income, so once again here see donation 21,000. Next one salary that is one remain, that is donation for pavilion, right, स्पेसिफिक है, उसका यूज़ हम 40,000 का pavilion के लिए करेंगे here, so that is 2 donation for pavilion 40,000.
Then after salary, that is expense 23,900. Here it is expense, see 20,900. देन आफ्टर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम रद्दी हमने बेच दी तो वो तो हमारी इनकम है, लिख दो तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1400. देन आफ्टर एक्सपेंस ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम 26,600. एक्सपेंस है, लिखता ही है, पेमेंट हुआ है तो सी हियर यहाँ पर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम एक्सपेंस 26,600. नेक्स्ट वन इलेक्ट्रिसिटी बिल, इट इज़ ऑल्सो एक्सपेंस 7,600. हियर इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी बिल 7,600. Sale of old furniture income 4,400. बुक वैल्यू 7,000. वट एवर द बुक वैल्यू इज देयर डजेंट मैटर, हमको तो जो इनकम हुआ है वही लिखना है, जो लॉस है वो हम लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, राइट. लेकिन अभी के लिए इनकम 4,400 की हुई है तो वी हैव टू राइट डाउन हियर दैट इज इनकम सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 4,400. नेक्स्ट वन पेवेलियन कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, दिखता ही ये एक्सपेंस है पेवेलियन कंस्ट्रक्शन, सो लिख दो एक्सपेंस के साथ. हियर इट इज बाय पेवेलियन कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस 28,000. नेक्स्ट वन लास्ट वन कैश बैलेंस 31 मार्च 2014. जब साल ख़त्म होता है, राइट, यहाँ पर उसका बैलेंस हमें कैश का दे दिया है 20,200. इतना कैश हमारे पास है तो वो भी लिख दिया हमने बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 31 मार्च 2013 का 2014 का कैश बैलेंस 20,200. अब हमको यही करना है, ये तो इलिस्ट्रेशन है तो आपके पास आपके सामने सीधा रख दिया है तो आपको मालूम ही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द डेबिट साइड टोटल, तो वो आएगा 2,20,300. उसके बाद आप में से आपने इसको लेस करना है क्रेडिट साइड का, जो अमाउंट आएगा, राइट, उसमें जो डिफरेंस आएगा वो आपका होगा बैंक बैलेंस, यहाँ लिखा हुआ है देखो. लेकिन याद रखो कई बार आपका लॉजिक चलता है कि कैसे आपको मालूम पड़े कि कौन सा डेबिट मीन्स कौन सा साइड ज़्यादा है कम है, तो आपको शायद देखने से ही मालूम पड़ जाएगा, आंकड़ों से खेल रहे कई 1 ईयर से आपने इसको देखा है तो मालूम पड़ जाएगा. अगर ऐसा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ कन्फ्यूज़न है तो कैलसी लेके पहले डेबिट साइड का करो, पहले डेबिट का ही करने का उसके बाद क्रेडिट का है. सो मोस्टली जो भी होते हैं सब प्रॉफिट या फिर यहाँ तो एक्सेस ओवर एक्सपेंसेस है, ओके. सो इसको कैश एंड बैंक बोलेंगे. सो दैट इज़ द एंड ऑफ द पर्टिकुलर illustration. also यहाँ पर लिखा है टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द रिसीव पेमेंट अकाउंट इज स्मॉल, सो डिफरेंस दैट इज 30,500. ये जो हमने ढूंढा इट अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड. नेक्स्ट ईयर जो आएगा 14-15 का बैलेंस ब्रॉट डाउन, जब हम बनाएंगे रिसीव पेमेंट शुरुआत करेंगे कैश बैलेंस 23,200 और बैंक बैलेंस 30,500 यहाँ पर, जैसे हम कैश बुक में किया करते थे वैसा. लेट्स मूव टू नेक्स्ट अकाउंट दैट इज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. This is the particular account which is already discussed in the double entry accounting system. That's nothing, it's a one type of profit and loss account. Let's start with this one. The account which is prepared at the end of the accounting period to know the result of non-trading concern is called as income expenditure account. मैंने पहले ही बोला it is just like profit and loss account. So to know the result, तो ये आपके लिए शायद थोड़ा इन्फॉर्मेशन नया है, लेकिन ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने बना चुके हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज डेबिट साइड एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड इनकम. रिसिप्ट पे भी हम बना चुके हैं, वो नया नहीं है आपके लिए, सिर्फ नाम बदला है और सम ऑफ द नेम ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंसेस चेंज, बाकी सब कुछ सेम है. ओके, सो वंस अगेन द अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर or end of the accounting period to know the result of non-trading concern, that is called income expenditure account. So in this account, on the debit side all the revenue expenses of current year, and on the credit side all the revenue incomes of the current year are disclosed. See, it's the same like double entry accounting system, only current year's information is recorded, not the past, not the future. Okay, so that is the thing, same as profit and loss account. Once again, it's the expenses of current year, revenue expenses of current year, and then after credit side per revenue income of the current year, it is disclosed. And this account is like profit and loss account of a trading concern. Whether concern has sufficient income to meet the routine expenses or not can be ascertained with the help of the income expenditure account. So आपका जो concern है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, उसके पास sufficient income है या नहीं है, right, to meet or to pay the routine expenses. If you are not able to pay or whatever the particular income is there, okay, that is ascertained through this income expenditure account. So easily, in simple sense, this type of the accounts are same as profit and loss account.
Debit side, that is revenue expenses are recorded. Credit side, revenue incomes are recorded. Both are for the current year only. That is the thing. To know the particular business, that is non-concern, not business, non-concern, right, type of the वर्किंग है. समटाइम हैपन्स कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का आप प्रॉफिट जान के क्या करोगे, एक्सेस जान के क्या करोगे, लेकिन कई बार हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, राइट, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के पास, और वो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न चलाना होता है, तब इससे मालूम पड़ता है कि वॉट एवर द टोटल इनकम और एक्सपेंसेस. नाउ सम ऑफ द पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द income expenditure account. Here it is. First one, on the credit side of this account, revenue incomes of current year are disclosed, and on the debit side, revenue expenses of the current year are disclosed. Same. तो debit side पर expenses, credit side पर income, both are for the current year. Second one, do not consider capital expenses and capital incomes. इसको यहाँ ध्यान पर नहीं लेना है, उसको सिर्फ आपको याद रखना है. वो हम बैलेंस शीट में लेते हैं और यहाँ इस साल के लिए बैलेंस शीट नहीं बनाना है, तो याद रखना है. थर्ड वन, सिंस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अंडर मर्केंटाइल सिस्टम, रेवेन्यू इनकम्स दैट इज रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर प्लस रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर आर कंसिडर्ड. तो ये सीक्वेंस याद रखो, राइट, दैट इज मर्केंटाइल सिस्टम. यहाँ पर जो कैश बेस और वो सिस्टम नहीं चलता है, तो मर्केंटाइल सिस्टम है, तो उसके बेस पर क्या करना है, आपने करंट ईयर का जो रिसीव किया है वो, जो भी इनकम की बात है, करंट ईयर का रिसीव किया है वो, प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर इस साल का जो भी आपको मिला नहीं है वो इनकम, प्लस एडवांस में आपने प्रीवियस ईयर का रिसीव किया है वो, तीनों का तीनों, करंट ईयर का जो आपको मिला नहीं है करंट ईयर का वो, और तीसरा जो एडवांस में, राइट, आपको मिला है पास्ट यानी प्रीवियस ईयर का, तीनों लिखना है. इट इज़ कंसीडर्ड अगर दिया है तो. सो इन द सेम मैनर रेवेन्यू एक्सपेंसेस, करंट ईयर का आपने पे किया है तो पेड ऑफ करंट ईयर, प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर इस साल का पे करने का बाकी है, एंड थर्ड वन पेड इन एडवांस ऑफ द ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पास्ट ईयर में आपने एडवांस में पे किया था वो. ये तीनों के तीनों लेने. ये भी कॉन्सेप्ट आपके लिए नया नहीं है, आउटस्टैंडिंग और पेड इन एडवांस, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन. जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो तीनों लेने हैं, राइट, इट इज़ कंसिडर्ड. Next and last one, fourth one, if incomes are exceeding expenses, the closing balance is known as excess of income over expenditure. अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है, which is similar to the profit of the trading concern. This is added to the capital fund on the liability side of the balance sheet. जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब. और दूसरी बात, इफ़ द एक्सपेंसेस यानी डेबिट साइड ज़्यादा है, ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का, सो इफ़ द एक्सपेंसेस आर एक्सीडिंग इनकम्स, द क्लोजिंग बैलेंस इज नोन एज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम्स, सो विच इज सिमिलर टू द लॉस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न. नया कुछ नहीं है, एंड दिस इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल कैपिटल फंड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. दैट इज द एंड ऑफ द पर्टिकुलर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट थियरी. नाउ लेट्स मूव टू द income expenditure specimen. Here it is, specimen of income expenditure account. You have to write down heading income expenditure account for the year ending 31st March so and so, debit and credit. डेबिट साइड पर यहाँ लिखने एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पर आपको लिखनी इनकम, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर, इस साल के जो भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस है वो टू पेड इन कैश ड्यूरिंग करंट ईयर, पूरे साल में, राइट, जो आपने कैश से पे किए सब एक्सपेंसेस. अगर उस एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग इस साल के तो ऐड करने, अगर एडवांस में पे किए लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के, तो वो भी ऐड करने, वो सब लिखने यहाँ पर. उसके बाद उसमें से माइनस करो आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर पेड ड्यूरिंग करंट ईयर. अब ये इसमें कन्फ्यूजन रहता है आपका हमेशा, तो एडवांस में लास्ट ईयर के जो आपके पे किए, राइट, वो यहाँ प्लस करने, लेकिन आपको माइनस क्या करने, आउटस्टैंडिंग जो बाकी है लास्ट ईयर के वो इस साल में पे किए तो माइनस करो, और दूसरा नेक्स्ट ईयर के एडवांस में पे किए उसको भी माइनस करो. जो भी अमाउंट आए यहाँ लिखो, ये अमाउंट में से ये माइनस करोगे तो आपको ये मिलेगा. सिंपल. हाँ, तो सिंपल जो माइनस करना है वो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो बाकी एक्सपेंस है वो करंट ईयर में हम पे करते हैं, और अगर नेक्स्ट ईयर का एडवांस में किया है तो इसमें से ये माइनस करेंगे, बाद करेंगे इसको डायरेक्टली यहाँ का. यहाँ हमें लिखना पड़ेगा नॉन कैश डेप्रिसिएशन, यहाँ हमें ये भी लिखना पड़ेगा टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, जो हमारे एग्जांपल में 7000 माइनस 4400 होता था, राइट, वो भी याद रखना. ऐसे सब यहाँ आएगा. और लास्ट में ये बात में देखते हैं
क्रेडिट साइड पर इनकम, रेवेन्यू इनकम ऑफ करंट ईयर, इसमें भी जो भी रिसीव किया है आपने इनकम थ्रू आउट द ईयर कैश, तो बाय रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग करंट ईयर, जो भी इनकम है सब कुछ, प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, इस साल का जो बाकी इनकम है वो, प्लस रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, पिछले साल में आपने जो एडवांस में रिसीव किया था वो इस साल का होगा तो वो लिखना है। तो ये दोनों में याद रखो, राइट, हमेशा ये जो टोटल है उसमें से माइनस करना है। आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस, इट इज़ नॉट प्रीवियस, इट इज़ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर, तो पिछले साल का जो बाकी इनकम था, राइट, वो इस साल मिलता है तो वो माइनस करो। आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, राइट, और दूसरा रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर, पिछले साल का मीन्स नेक्स्ट ईयर का एडवांस में मिलता है, तो इस दोनों का टोटल, इसमें से ये माइनस करो, अमाउंट यहाँ आएगा। लास्ट में बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, और कुछ है नहीं, सब इनकम पर ही बेस्ड है, इनकम और एक्सपेंस पर। अब जब एक्सपेंस का टोटल ज़्यादा होता है आपका, याद रखो ये वाला, तो क्या लिखेंगे, इसका टोटल होगा उसमें से क्रेडिट, यानी एक्सपेंस में से इनकम माइनस करेंगे तो एक्सेस आएगा, तो बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक्सपेंस ज़्यादा है तो बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर हियर ओवर इनकम्स इन ब्रीफ डेफिसिट, ये लिख सकते हो आप। और अगर ये ज़्यादा हुआ क्रेडिट यानी इनकम ज़्यादा हुई तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसिस दैट इज सरप्लस, उसको हम दूसरा नाम एक्सेस भी बोल सकते हैं। सो दैट इज़ द थिंग। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर है, इसके सम पर हम कंसंट्रेशन कम रखेंगे, ज़्यादा कंसंट्रेशन हमारे का रिसीव पेमेंट के ऊपर, राइट, ये बिकॉज सिंपली इनकम एक्सपेंडिचर जैसे दोनों वैसे तो आपके लिए सेम जा रहे हैं इसलिए। नाउ लेट्स मूव टू द अदर पॉइंट और अनदर, दैट इज डिफरेंस बिटवीन रिसीव पेमेंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर। हियर डिफरेंस बिटवीन रिसीव पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, वैसे तो दोनों की थियरी आपके समझ में आ गई होगी तो इसीलिए आप उसका डिफरेंस लिख सकोगे। पहले पॉइंट ऑफ डिफरेंस, उसके बाद रिसीव पेमेंट, उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर। तो पहला मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसीव पेमेंट? अ समरी ऑफ कैश रिसीव्ड एंड कैश पेड प्रीपेड बाय अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज नोन एज रिसीव पेमेंट अकाउंट, यानी आपने एक समरी बनाई कैश रिसीव और पेमेंट की, उसे हम नाम देते रिसीव पेमेंट। Income expenditure, to know the result of a concern that is non-trading concern at the end of the year. The account which is prepaid is known as income expenditure account. Right? So we can say to know the expenses and income, right, throughout the year. For that, whatever the particular account is prepaid, that is income expenditure account or result जानने के लिए उसका नेचर कैसा है। रिसीव पेमेंट सिमिलर टू कैश अकाउंट, सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये कैश अकाउंट के जैसा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा है वैसा ही है, सेम टू सेम, नो चेंजेस आर देयर, राइट। ओपनिंग बैलेंस, सो ओपनिंग बैलेंस इज कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट, तो आपका कैश और बैंक बैलेंस होगा या कैश और बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, एक्सेस डेफिसिट या एक्सेस होता है, नो ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस। क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस इज कैश बैलेंस और सेम एज हियर बैंक बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट। यहाँ क्लोजिंग बैलेंस दैट इज आइदर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, यानी सिंपल मे बी द डेफिसिट और एक्सेस। लास्टली treatment of transactions, debit side receipts and credit side payments are recorded. So whenever the receipt payment account is there, we can say the debit side that is known as the receipt side, credit side is known as payment side, same as cash account in double entry accounting system. And on the debit side revenue expense, हाँ एक याद रखना, डेबिट मैं बारी बारी बोलता हूँ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, एक्चुअली दैट इज डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम बट वी कैन से इन द ट्रेडिंग कंसर्न्स, राइट। सो वॉट एवर दैट इन द ट्रेडिंग कंसर्न्स और हियर इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड रेवेन्यू एक्सपेंसिस एंड द क्रेडिट साइड रेवेन्यू इनकम्स, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। So here in receipt payment, cash balance and bank balance are disclosed on the asset side of a balance sheet, right? तो इसको हम क्लोजिंग बैलेंस उसका कैसे बताएंगे, तो रिसीव पेमेंट का जाएगा कैश बैलेंस बैंक बैलेंस हो जाएगा एसेट साइड पर और बैंक ओवरड्राफ्ट जाएगा लायबिलिटी साइड पर अगर होगा तो। और यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर अगर एक्सेस है तो जनरली प्लस होता है कैपिटल फंड में और डेफिसिट है तो माइनस होता है। Let's see, excess of income over expenditure is added to the capital fund and excess of expenditure over income is deducted from capital fund. तो easily we can say कि ये प्लस माइनस होता है जो भी होगा, लेकिन समटाइम्स consolidated balance of income expenditure account is shown separately in the balance sheet. इकट्ठा किया हुआ सब मिला के ये बैलेंस हम बैलेंस शीट में सेपरेटली
बताते अगर बताना है तो। समटाइम इट हैपन्स कि हम उसको अलग से बताना चाहता है कि भाई इनकम एक्सपेंडिचर से ये एक्सेस हुआ है, कंसोलिडेटेड बनाते तब सब साथ में मिला के। और लास्ट पॉइंट, टाइम पीरियड। रिसीव पेमेंट्स ऑफ एनी अकाउंटिंग ईयर रिसीविंग ड्यूरिंग करंट ईयर आर रिकॉर्डेड। जो भी साल का हो, हमने इस साल पर इस साल में हमने रिसीव किया तो उसको लिखना पड़ेगा। ये पिछले साल का हो, नेक्स्ट ईयर का हो या इस साल का हो, जो भी हो, हमने रिसीव किया यानी उसकी रिसिप्ट में एंट्री आनी चाहिए। और पेमेंट भी जिस साल में किया हो उस साल में, और कोई भी साल का हो, राइट। तो ये याद रखो, एनी अकाउंटिंग ईयर। लेकिन ये इनकम एक्सपेंडिचर इन दिस अकाउंट रेवेन्यू इनकम्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ऑफ करंट ईयर ओनली आर रिकॉर्डेड। सिर्फ एक ही साल का, यानी जिस साल पर आप बना रहे हो 2013, 14 या 15, 16 जो भी साल का है, वही साल का आपको रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेना है। थर्ड एंड लास्ट, दैट इज द सी, फैक्टर्स दैट इज पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम रिसीव पेमेंट अकाउंट। कई बार आपको रिसीव पेमेंट अकाउंट दिया गया होगा और उसके नीचे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक आवर एडजस्टमेंट्स को इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, उसके ऊपर से आपको बनाना है, राइट, पर्टिकुलर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो रेवेन्यू इनकम्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड इन रिसीव पेमेंट अकाउंट्स आर कंसिडर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो रेवेन्यू जो भी आपका इनकम और एक्सपेंडिचर है वही कंसीडर होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। Moreover, the effect of related adjustment is also recorded in the income and expenditure account. आपको सब इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी है, राइट। कई इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी, राइट, जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में काम में नहीं लगेगी, राइट, क्योंकि रिसीव पेमेंट अकाउंट में हम इस साल का भी लिखते हैं, जब जिस साल में आपने पेमेंट रिसीव किया, राइट, उस साल में वो सब कुछ लिखना पड़ता है। पिछले साल का इस साल में किया तो भी, नेक्स्ट ईयर का इस साल में किया तो भी, सब कुछ। तो ऑल द इन्फॉर्मेशन आर रिकॉर्डेड इन द रिसीव पेमेंट बट नॉट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। So keep in mind while you are preparing the income expenditure account on the basis of the receive payment account. Okay, so now let's move to the other point. So here dear students, example number 8/2 1 हमने complete कर दिया, that is related to the classification. So here disclose the following information in the income expenditure account ending on 31st March 2015 एंड बैलेंस शीट एज ऑफ दैट डे। तो बैलेंस शीट पर हम ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पर हम सिर्फ हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट देखेंगे। तो 31 मार्च 2015 को हमें ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिली है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द ईयर 2014-15 दैट इज ₹80,000। तो यहाँ रिसीव्ड, सो इट इज़ कन्फर्म इनकम, तो हमें मिली थी 14-15 ने। हम बना रहे हैं इसी साल का पर्टिकुलर हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। सो शुरुआत करेंगे 80,000 से। अब यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी है ऑन द बेसिस ऑफ द पर्टिकुलर आवर सब्सक्रिप्शन। सी 1 अप्रैल 2014, 31 मार्च 2015। तो ये 1 अप्रैल 2014 डेप्रिसिएशन में हमने देख चुके हैं। अगर ऐसा दिया है तो ये ओपनिंग बैलेंस, तो ये क्लोजिंग भी हो जाएगा। तो ये 13-14 का क्लोजिंग बैलेंस है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 12,000 और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 8,000। तो ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है और ये पिछले साल का एडवांस में रिसीव किया है। अब यहाँ हम रिसीव पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो इसको कंसीडर करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम रिसीव पेमेंट नहीं इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं। तो सिंपल ये साल के लिए जो भी है उसे हमें ध्यान पर लेना है, राइट। सो 14-15 का जो भी है उस पर हम ध्यान देंगे, है। 13-14 में एडवांस में जो मिला है हमें, राइट, इस साल का, वो हम ध्यान पर लेंगे। तो देखो 31 2015 में क्या है, 15,000 है आउटस्टैंडिंग, यानी ये बाकी थे, हमें इस साल में मिले, तो ये हमें कंसीडर करना है, तो ये हम प्लस करेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, हमें एडवांस में मिल गए, राइट, लेकिन ये पिछले साल के, इस साल के एडवांस में मिले थे यहाँ पर, तो ये भी ऐड करेंगे, है। तो ये नहीं आएगा, ये आएगा। तो याद रखो ये सब कुछ, जैसे जैसे कन्फ्यूज़न हो तो फिर से एक बार इसको हम सब में डिस्कस करते ही है। सो लेट्स स्टार्ट विद दी 80,000 रुपीज़, है। आपको यही याद रखना है, इस साल का जो है वही हमें लेना है। तो हमारे लिए पहले तो 80,000 रुपीज़ दैट इज सब्सक्रिप्शन। तो हमारे लिए सब्सक्रिप्शन है ₹80,000। अब अनदर थिंग, पहले हम लेंगे ये वाला 1 अप्रैल 2014 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो ये 31 मार्च 2014 का है, यानी आउटस्टैंडिंग पिछले साल का है। तो इसकी ज़रूरत हमें है
नहीं। सो इसको हम डिडक्ट करेंगे, माइनस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, माइनस आउटस्टैंडिंग। ये बारी बारी सब्सक्रिप्शन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, राइट। और दूसरी चीज़ जो इस साल के लिए नहीं है वो हमें ढूंढनी है, तभी हम इसको माइनस कर सकेंगे। तो 8000 तो एडवांस में मिला था हमें लास्ट ईयर, तो ये आएगा, ये हमें लास्ट ईयर, देखो 1 अप्रैल 2014 लास्ट ईयर है, 31 मार्च 2014, तो ये पिछले साल का है, उसमें हमें एडवांस का मिला था। तो किस साल का एडवांस का होगा? इस साल का, तो ये प्लस होगा, तो ये तो आएगा। अच्छा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, राइट, कितना है? 15,000, ये बाकी है, इस साल में मिला, तो ये भी आएगा। प्लस माइनस क्या करना है वो हम देखते हैं। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इस साल का एडवांस में हमें मिला है, तो ये नहीं आएगा, देखो 15 का, तो ये नेक्स्ट ईयर का है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ माइनस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, राइट। तो यहाँ लिखेंगे एडवांस रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, अगर आपको लिखना हो तो दैट इज 6000। तो ये एक आ गया। अब जो हमें ऐड करना है, पहले माइनस कर दिया, अब हमें जो ऐड करना बाकी बचे वो ऐड करने, सिंपल सा है, लेकिन वैसा नहीं करना है और समझना है उसे। तो ये देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 15,000, ये बाकी है इस साल का, तो इसको लेना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो हमने एडवांस में रिसीव किया है, राइट, 8,000, वो भी लेना पड़ेगा, वो पिछले साल का था। तो दोनों हमें प्लस करने हैं, तो सिंपल, तो यहाँ लिखेंगे प्लस, ये हमें मिला नहीं है, राइट। तो हम इसे बोले कि ये जो पर्टिकुलर हमारे लिए इस साल का है वो हमें मिलना बाकी है। अगर आपको हाँ ईयर लिखना हो तो आप लिख सकते हो, ये है 13-14, ये है 14-15, राइट। तो यहाँ रिसीवेबल, ये रिसीवेबल है नेक्स्ट ईयर, यानी इस साल का, लास्ट ईयर में नेक्स्ट ईयर था, दैट इज़ 15,000, और फिर प्लस होगा, राइट, रिसीव्ड इन एडवांस, राइट, अथवा लखी શકો છો एडवांस रिसीव, दैट इज 13-14, राइट, 8,000। तो अब इसको प्लस माइनस करोगे तो पहले आपको प्लस माइनस करके पहले माइनस कर दो, 80,000 माइनस 18,000, राइट, वॉट एवर यू रिसीव, देन आफ्टर प्लस 15 प्लस 8 23, यू विल गेट 85,000। तो हम लिखेंगे 85,000। तो 5,000 का फ़र्क पड़ा, लेकिन इन्फॉर्मेशन पूरी आपको लिखनी है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द थर्ड वन, 8/3। डिस्क्लोज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, यू हैव टू गिव दिस इन्फॉर्मेशन इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। और जब हमने थियरी पोर्शन ख़त्म किया तब मैंने बोला था कि कीप इन माइंड व्हेन यू वांट टू गिव द इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग द रिसीव पेमेंट अकाउंट, डोंट फॉरगेट रिसीव पेमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन दी है दैट इज़ रिसीवेबल इन एनी ईयर, जब भी आपने रिसीव किया सब दिया हुआ है, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में आपको जिस साल का है उसी साल का लेना है, दैट इज़ फॉर 2014-15। ओके, सो हियर वी हैव टू प्रिपेयर दिस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिसीव पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। सो वी हैव डेबिट क्रेडिट रिसीव पेमेंट, वी रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन for the last year 1200, for this year 75,000, and for next year in advance that is 1650. Taxes paid 6500, salary paid 32,800, stationery expense 2500. As you know that one adjustments are there in the trading concerns like that here. non trading concern में आपके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि नोट में लिखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग 13-14, पिछले साल का सैलरी आउटस्टैंडिंग है, राइट, यानी आपका एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, तो वो हमें देखना पड़ेगा, बाकी है तो राइट उसको प्लस करना पड़ेगा 3000, और 14-15 इस साल का भी आउटस्टैंडिंग है 6300, तो इसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो दोनों की इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं, राइट, इन द अवर पर्टिकुलर सम। एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया गया है 670, तो ये लिखेंगे। इस साल का नया परचेस है 2500 और क्लोजिंग भी दिया गया है 250, तो इसको माइनस करेंगे। लेट्स गिव दिस एंट्री इन द पर्टिकुलर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, हियर इट इज।
आपके सामने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2015 इट इज़ पार्शियल. ओके, सो हियर डेबिट क्रेडिट टोटल विल नॉट बी देयर बिकॉज इट्स आंशिक. आंशिक यानी ये पार्शियल होता है ये फॉर द एडजस्टमेंट्स के बेस पर. सो डेबिट क्रेडिट यहाँ पर हमारे लिए इनकम एक्सपेंडिचर है तो यहाँ एक्सपेंसेस इनकम, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, सैलरी, राइट. हम हमारे सीक्वेंस के थ्रू ही जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, राइट, उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे हम देखते हैं उसी तरह से. तो पहले देखते हैं सैलरी. हमको दिया गया है 32,800, राइट. इट इज़ देयर इन योर रिसीव पेमेंट 32,800. उसका एक आउटस्टैंडिंग दिया है लास्ट ईयर का, राइट. वो मैंने बोला था प्लस, लेकिन ये लास्ट ईयर का है ना, 13-14 का है तो आउटस्टैंडिंग है, बाकी है तो इसको माइनस करेंगे हम, राइट. दैट इज़ ₹3,000. तो हमारे पास अब इस साल सैलरी बचा है 29,800. तो वो लास्ट ईयर का था, हमें तो इस साल का ही लेना है तो ये माइनस कर दिया. प्लस क्या करेंगे, करंट ईयर का आपको दिया है, देखो हमारे एग्जांपल में मैंने डिस्कस भी किया 2014-15 में 6,300, वो हमें प्लस करना है. तो सैलरी एग्जैक्टली होगी इस साल की 36,100. उसके बाद हमें स्टेशनरी एक्सपेंस दिया है, मैंने बोला ओपनिंग स्टॉक लिखो 670, उसमें परचेज करो नया. इस साल का सैलरी आप में उसको ऐड करना है, राइट. दैट इज़ 2,500, वो ऐड करो, जो भी टोटल आए उसमें से माइनस करो. क्लोजिंग स्टॉक दैट इज़ 250. तो स्टेशनरी इस साल का है 2,920, राइट. तो यहाँ यू कैन राइट डाउन ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी, तो आपको मालूम पड़े कि ये सब स्टेशनरी का है ना. लास्ट में टैक्स और इंश्योरेंस में कुछ नहीं है 6,500. और यहाँ हमें सब्सक्रिप्शन दिया है, देखो सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ इस साल का लिखना है, नॉट फॉर द लास्ट ईयर, नॉट फॉर द नेक्स्ट ईयर, राइट. तो हमें 14-15 का 75,000 लिखना है. दैट्स ऑल. ये तो हमने रिसीव पेमेंट के तौर पर जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया वो है. नाउ लेट्स मूव टू दी अनदर एग्जांपल, दैट इज़ एग्जांपल नंबर 4. यहाँ याद रखो, डिस्क्लोज द फॉलोइंग बैलेंस इन द बैलेंस शीट ऑफ विनायक क्रिकेट क्लब. ये क्रिकेट क्लब है लेकिन बैलेंस शीट है जो हमारे सिलेबस में नहीं है तो ये सम को हम नहीं लेते. वैसा 6 में भी होगा, 6 में भी सेम है. हाउ वुड यू डिस्क्लोज द फॉलोइंग डिटेल्स इन 31 March 15 ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स. तो बैलेंस शीट के हिसाब से वो हम सम लेने नहीं वाले. और ये भी, हालांकि ये जो हम सम किए हैं हमने 8 में 2nd, 3rd और 5th जो करने वाले वो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, याद रखो कैसे ये सब इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट में दी जाती है उसके लिए. सो यहाँ 5th करेंगे हम. इनकम ऑफ सब्सक्रिप्शन ₹45,000 इज डिस्क्लोज्ड इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो 45,000 इनकम एक्सपेंडिचर में हमने लिखा है, यानी ये जो साल से है हमें दिया गया है फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2015 का, उसमें हमने ये सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पर यानी इनकम साइड पर. अब इसकी डिटेल्स हमें ऐसे मिली, ऑलरेडी हमने ये सेकंड कर दिया, सेम टू सेम है. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर फॉर दिस ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर फॉर दिस ईयर. अब आपको यहाँ एक पर्टिकुलर पैटर्न याद रखनी है. ये जो आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन इनकम है, इनकम हमें नहीं मिली है पिछले साल की, देखो 31 March 2014 की, तो वो ऐड होगी. इनकम जो हमें इस साल की नहीं मिली है, राइट, यानी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर दिस ईयर 31 March 2015 वो माइनस होगी, वो बाकी है. अच्छा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में हमें मिल गया 14 का हमें एडवांस में मिला है तो हमें माइनस करना पड़ेगा ना. 14 का है, लास्ट ईयर का है, और 15 का जो है वो हमें एडवांस में मिला है तो हम प्लस करेंगे. दैट्स ऑल. तो आपको ये तो मैंने ऐसा लिखा है इसलिए आपको समझा दिए, प्लस माइनस हो तो आपको समझना, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है ना, सिंपल. तो लेट्स गिव एंट्री. ये ऑलरेडी हो चुका है हमारा सेकंड में, सो डायरेक्टली इसकी हम एंट्री दे ही देते हैं, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इन माइंड द सब्सक्रिप्शन डिस्क्लोज इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दैट इज ₹45,000. ऑल्सो 13-14 देखो 13-14 का जो रिसीवेबल है वो हमने प्लस किया, 13-14 का जो एडवांस में रिसीव किया है वो माइनस किया. वैसे 14-15 का एडवांस में रिसीव किया है वो प्लस किया, और 14-15 का रिसीवेबल जो बाकी है अभी वो माइनस किया. सो यही पैटर्न को फॉलो करना है, सिंपल. यही चीज़ आपको लिखनी है हमारे पर्टिकुलर अकाउंट में, है जो हम बनाने जा रहे हैं, यानी वो आप बना लेना क्योंकि डिस्क्लोज करना है इसको सिर्फ रिसीव पेमेंट में. तो आपको मालूम है सब्सक्रिप्शन ऑलवेज रिसिप्ट होता है, तो यही सिर्फ उसमें लिखना है. सो देयर इज नो नीड टू गिव द एंट्री इन द रिसीव पेमेंट. सो दैट्स द एंड ऑफ द आवर एग्जाम्पल नंबर 8 ऑल्सो, राइट. 6th मैंने बोला वो करना नहीं है. अब जो हम करने वाले हैं, राइट, वो जो
एग्जैक्ट जो सम है हमारे लिए, राइट, वो हम देखेंगे, दैट इज इलस्ट्रेशन एंड एग्जांपल रिलेटेड टू दिस बोथ, राइट। हमारा कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा रिसीव पेमेंट के ऊपर। बैलेंस शीट के जो सम है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ 2 ही सम है, दैट इज रिसीव पेमेंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर, ज़्यादा बार रहेगा रिसीव पेमेंट के ऊपर। सो थैंक यू। फ्रॉम नेक्स्ट सेशन आई विल स्टार्ट दैट पर्टिकुलर illustration and example of both. Thank you.